Assalamu alaikum. Welcome to the 10th lecture of logistics management. In the last lecture, actually, we were discussing, we actually discussed the last two parts of the various concepts that were to be considered in supply chain strategy formulation. One was shipment consolidation and the other one was product standardization. Shipment consolidation is when we wait for, if we have a product of very small size, we wait for to consolidate the shipment ताकि हम बैच में एक बड़े बैच के अंदर प्रोडक्ट्स भिजवा सकें ताकि जो शिपमेंट का साइज है वो बड़ा किया जा सके ताकि उसकी कॉस्ट कम आए. The other one was product standardization in which we saw that क्योंकि प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ क्रिएट करना actually increases the cost of inventory as well as the cost of transportation. So it would be useful to ensure कि जो प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा अननेसेसरी वेराइटीज़ ना प्रोड्यूस की जाए. प्रोडक्ट्स की ऐसी वेराइटीज़ प्रोड्यूस की जाएं जहाँ पे फॉर एग्जांपल आप यू कैन इंश्योर कि आप टाइम पोस्टपोनमेंट करके उसकी वेराइटीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल खाली लेबल आपने चेंज करना, प्रोडक्ट एक्चुअली सेम हो. द सेकंड वन कैन बी आप फॉर एग्जांपल और कैसे आप प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज कर दें. जो पार्ट्स हैं जो जैसे फॉर एग्जांपल हमने गाड़ियों की बात की, वो डिस्कस कार्स, और हमने कहा कि जैसे फॉर एग्जांपल टायर्स हैं या स्टीयरिंग व्हील है या ये जो गियर्स हैं वो हम स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट एक डिफरेंट असेंबली के अंदर यूज़ करके डिफरेंट ब्रांड्स के अंदर यूज़ करके हम वैरायटी क्रिएट कर सकते हैं ताकि हमारी इन्वेंट्री और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस हो जाए. देन वी स्टार्टेड डिस्कसिंग द स्ट्रैटेजी. हमने कहा कि ब्रॉडली टू टाइप्स की प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट कर रही हैं. सम प्रोडक्ट्स जो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है मार्केट के अंदर, उनको मार्केट में एक्सेसिवली बड़ी स्पीड से कंज्यूम की जाती है. नॉर्मली फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स भी उनको कहा जाता है. और दोज प्रोडक्ट्स आर द वन जिनकी आप सप्लाई टू स्टॉक के लिए प्रोड्यूस करते हैं. आप ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करके स्टॉक कर लेते हैं ताकि उनकी सप्लाई इंश्योर की जा सके. इन दिस केस द सप्लाई चेन स्ट्रैटेजी वुड बी एन एफिशिएंट स्ट्रैटेजी. आपका सप्लाई चेन का पूरा मैकेनिज्म बहुत एफिशिएंट होना लाजमी है ताकि प्रोडक्ट टाइम पे डिलीवर की जा सके, प्रोडक्ट अवेलेबल हो जब कस्टमर को रिक्वायर्ड हो और कॉस्ट उसकी बहुत कम हो. क्योंकि आप मास क्वांटिटी में प्रोड्यूस भी कर रहे होते हैं और आप मास क्वांटिटी में सप्लाई भी कर रहे होते हैं, तो इट इज़ नेसेसरी कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल का इन प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन फ़ायदा उठाया जाए. देन द सेकंड जो हमने डिस्कस किया दैट वाज सप्लाई टू ऑर्डर. सप्लाई टू ऑर्डर वो वाला केस है जिसमें जब प्रोडक्ट के ऑर्डर्स प्लेस किए जाएंगे तो उसको सप्लाई किया जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल म्यूज़िक इक्विपमेंट, मोबाइल फ़ोन्स, कार्स, या फॉर एग्जांपल जो नई मूवीज़ आती हैं उनकी जो सीडीज़ लॉन्च होती हैं या कोई एनी अदर इंट्रोडक्टरी प्रोडक्ट. ये वो प्रोडक्ट है जिनकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा अनरिस्पॉन्सिव या अनप्रिडिक्टेबल, रादर नॉट अनरिस्पॉन्सिव, अनप्रिडिक्टेबल होती हैं. और सेकेंडली इनके अंदर एक और कैरेक्टरिस्टिक है, माइट बी इंट्रोडक्टरी प्रोडक्ट जिन्होंने मैच्योर होना है कि नहीं होना. स्टेज पे वैसी भी डिमांड बड़ी अनप्रिडिक्टेबल होती है. तो व्हेन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फोरकास्ट द प्रोडक्ट्स डिमांड, तो फिर इसको द सप्लाई चेन नीड्स टू बी वेरी रिस्पॉन्सिव. बड़ा क्विक रिस्पॉन्स रहता है उसका. फॉर एग्जांपल फ्रॉम इन प्रोडक्शन सेंस कि उसने असेंबली लाइंस में चेंजेस लेके आने हैं कि अब ये प्रोड्यूस किया जा रहा है या वो प्रोड्यूस किया जा रहा है, सेटअप के अंदर जो चेंजेस होते हैं. सेकेंडली जो डिलीवरी टाइम अपने मीट करना, तो ऑर्डर प्रोसेसिंग से लेके प्रोडक्ट डिलीवरी तक द सप्लाई चेन हैज़ टू बी वेरी रिस्पॉन्सिव. बड़ा क्विक एक्शन करना पड़ता है. सो इसका मतलब है दोनों फिलॉसफी, जो प्रोडक्ट की टाइप है उसके ऊपर पूरा सप्लाई चेन जो आप डिफाइन करते हैं वो डिफर कर जाती है प्रोडक्ट की टाइप के ऊपर, किस किस्म की प्रोडक्ट है. तो इसी से एसोसिएटेड फर्दर हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर एक प्रोडक्ट मिस एलोकेट हुई हुई है, गलत जगह पे एलोकेट हुई हुई है, तो उसके साथ क्या करना है. अगर एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड बहुत क्या कह सकते हैं अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन वो आपने सप्लाई टू स्टॉक के उस कैटेगरी में रखी हुई है, तो उसमें दो सिनेरियोज हो सकते हैं. या तो सप्लाई चेन स्ट्रेटजी को चेंज कर दें और उसको ले जाके रिस्पॉन्सिव सप्लाई चेन और सप्लाई टू ऑर्डर फिलॉसफी के अंदर ले जाएं, या फिर आप उसको उस प्रोडक्ट की डिमांड फोरकास्टिंग इतनी इंप्रूव कर दें कि उसकी डिमांड थोड़ी सी प्रिडिक्टेबल होनी शुरू हो जाए. तो इस किस्म के आप एक प्रोडक्ट जो कैटेगराइज ठीक तरीके से नहीं की गई उसको किस तरीके से डिफाइन करना है, दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर. वी हैड और आखिर में हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो एक सप्लाई चेन आपका डिफाइन करते हैं आप, स्ट्रेटजीज, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, और जिस तरीके से उसको रन करते हैं उसको एवेल्युएट फिर कैसे करना है. बिकॉज जब भी आप कुछ चीज़ करते हैं, आप कोई भी ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए कुछ चेंजेस लेके आते हैं सिस्टम के अंदर, यू ऑलवेज नीड टू सी द बेनिफिट्स ऑफ दोज चेंजेस. यू ऑलवेज नीड टू सी कि उसका फ़ायदा क्या हो. कोई भी काम दुनिया का कर रहे हैं, देखना आपने कि उसका मुझे बेनिफिट क्या है. बेनिफिट किसी तरीके से भी मेजर करने के इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट हम लोगों ने जो डिस्कस किया ब्रॉडली 3 तरीके थे बेनिफिट्स मेजर करने के. एक कैश फ्लोज,
द सेकंड वन वाज सेविंग्स, द थर्ड वन वाज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कैश फ्लोज इन अ सेंस कि आपके कैश फ्लोज में कितने चेंजेस आए। जैसे हम वही अगर दोबारा प्रोडक्ट की उसकी बात कर लेते हैं कि एक प्रोडक्ट मिस कैटेगराइज हुई हुई है, वो ठीक जगह पे नहीं है, तो जब आप उसको ठीक पोजीशन पे लेके आते हैं, इधर आप प्रोडक्ट की डिमांड फोरकास्ट कर लेते हैं, या आप सप्लाई टू स्टॉक की स्ट्रेटजी से चेंज करके उसको सप्लाई टू ऑर्डर के फिनोमेना फिलॉसफी के ऊपर ले आते हैं। जब आप उसे चेंज कर लेते हैं तो दैट वुड सिंपली मीन कि अब आपने देखना आपके कैश फ्लो में कितने चेंजेस आए हैं। इधर आपके रेवेन्यूज में कोई फायदा हुआ है, अगर आपके रेवेन्यू से फायदा हुआ है तो दैट वुड मीन कि आपके वो जो चेंजेस थे वो दैट वर फ्रूटफुल, दैट वर यूजफुल, एक आपने उसको मेजर कर लिया परफॉर्मेंस को सप्लाई चेन की। द सेकेंड वन वुड बी सेविंग्स। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप कॉस्ट कटिंग के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप शिपमेंट कंसोलिडेशन का फैसला करते हैं आज, इससे पहले आप शिपमेंट कंसोलिडेशन नहीं कर रहे थे, लेकिन आज आप शिपमेंट कंसोलिडेशन स्टार्ट कर देते हैं, आप थोड़ी सी टाइम पोस्टपोनमेंट करते हैं प्रोडक्ट की डिलीवरी में। आप टाइम पोस्टपोनमेंट इस तरीके से करते हैं कि आपकी प्रोडक्ट का डिलीवरी टाइम फॉर एग्जांपल 10 डेज है, एक्चुअली आपको 5 दिन लगते हैं प्रोडक्ट पहुंचाने में, बाकी पीछे 1 दिन आपको लगता है, 2 दिन लगते हैं बनाने में, पीछे 3 दिन आपके पास फालतू हैं। वो 3 दिन आप वेट करते हैं प्रोडक्ट को डिलीवर करने से पहले। वो 3 दिन आप इसलिए वेट करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल उस जोन के या उस एरिया के कुछ और ऑर्डर्स को आप कंसोलिडेट कर सकें, वो सारे ऑर्डर्स इकट्ठे आप एक ट्रक लोड के थ्रू भिजवा सकें, तो आप उसका वेट करते हैं। सो दैट वुड मीन कि आप शिपमेंट कंसोलिडेशन कर रहे हैं। अब आपने आज से शिपमेंट कंसोलिडेशन स्टार्ट की है, राइट? तो क्या आप कॉस्ट कटिंग्स हुई है कि नहीं? क्या आपकी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रिड्यूस हुई है कि नहीं? दैट इज इन टर्म्स ऑफ सेविंग्स। यानी कि आपने अगर अपनी इस फिलॉसफी को, अपने इस फिनोमेना या इस चेंज इन मैनेजरियल स्टाइल को आपने मेजर करना, तो आप यू नीड टू सी कि वो कैसे उसकी परफॉर्मेंस में चेंजेस आते हैं। जो परफॉर्मेंस में चेंजेस आते हैं उसको आपने देखना है कि उसको कैसे सेविंग्स हुई हैं आपको। क्या जो आपने एक नया आइडिया दिया और आपने शिपमेंट कंसोलिडेशन स्टार्ट की, क्या उससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस हुई कि नहीं हुई? तो अगर ट्रांसपोर्टेशन आपकी टोटल कॉस्ट रिड्यूस हुई, ऑब्वियसली आपके प्रॉफिट भी इंक्रीज करेंगे, बट द पॉइंट इज कि अगर आपकी कॉस्ट रिड्यूस होती है देन दैट वाज गुड आइडिया टू डू। द थर्ड वन इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हमने एक आइडिया पढ़ा था दैट वाज रिटर्न ऑन लॉजिस्टिक्स एसेट। उसके तहत आपने ये देखना है कि जो आपने इन्वेस्टमेंट की है, चाहे आपने कोई नई इक्विपमेंट परचेज की है, चाहे आपने फॉर एग्जांपल नया वेयर हाउस बनाया है, क्या आपने ट्रांसपोर्ट फ्लीट खरीदी है, क्या आपने कोई पैकेजिंग इक्विपमेंट खरीदी, जो भी आपने हैंडलिंग इक्विपमेंट खरीदी है, द पॉइंट इज कि वो डिफाइन करती है कि आपका जो रिटर्न है वो इन्वेस्टमेंट पे आया है कि नहीं आया। आपने सिंपली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेजर करना है, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया, जो उससे रिटर्न्स आए हैं, उनमें क्या आपको फायदा हुआ है कि नहीं हुआ। Now coming towards this part of the lecture, it is about the product. In fact, everything is about the product. The whole business is about the product. Now, logistics supply chain managers are owner of the product flow process from raw material source to final consumers and not the activity administrators. मीनिंग के जो सप्लाई चेन मैनेजर्स होते हैं उनका खाली एक्टिविटी एडमिनिस्टर करने का रोल नहीं है, वो पूरे प्रोसेस यानी कि रॉ मटेरियल से लेके जो प्रोडक्ट एंड कस्टमर तक जानी है, और वहाँ से अगर कोई वारंटी क्लेम है वहाँ से वापस आपकी मैन्युफैक्चरिंग साइट तक जानी है या रिपेयर फैसिलिटी तक जानी है, जो सर्विसेज देनी, वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक सप्लाई चेन, उसका ओनर है, सप्लाई चेन मैनेजर उसको ओन करता है, रादर देन कि वो उसको खाली एक्टिविटी को एडमिनिस्टर कर रहा है। अगर वो उसको एज ओनरशिप के रोल की तरह देखेगा तो देन ही वुड बी एबल टू डू इट एफिशिएंटली। नाउ व्हाट टुडेज लेक्चर इज अबाउट, अभी तक हम लोगों ने स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन डिस्कस किया और काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया। पहले हमने स्ट्रैटेजी बनती कैसे है, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, और काफ़ी उसको डिटेल में लेके आए। फंक्शनल एरिया स्ट्रैटेजी, फंक्शनल एरिया स्ट्रैटेजी के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उसके गोल्स क्या हैं, स्ट्रैटेजी के गोल्स क्या हो सकते हैं, वो हमने डिस्कस किए। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किए कि उसकी गोल कस्टमर सर्विस इंप्रूवमेंट हो सकता है, उसका गोल फॉर एग्जांपल कॉस्ट रिडक्शन हो सकता है, उसका गोल फॉर एग्जांपल कैपिटल रिडक्शन हो सकता है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ आपने करना है, कुछ भी स्ट्रैटेजी का गोल हो सकता है। आप जैसे जो कॉर्पोरेट की स्ट्रैटेजी है उसमें वो एक्सपेंशन के लिए कर रहे हैं, आप वट एवर द पॉइंट इज, द पॉइंट इज कि जो हमने ये स्ट्रैटेजी ट्रायंगल पढ़ा, इसमें जो कस्टमर सर्विसेज गोल पढ़े, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो द प्रोडक्ट थी। हम लोगों ने जो पिछला लेक्चर भी डिस्कस किया, हम लोगों ने डिस्कस किया जब सप्लाई चेन के उसके व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी टू फॉलो फॉर द सप्लाई चेन, तो उसमें हम लोगों ने कहा था प्रोडक्ट इज
the most important thing, know your product. You need to understand your product, what your product is, how it is positioned in the market, where it is positioned in the market, where does the customer need it, how does the customer need it, in what form does the customer need it. So the product is the most important aspect. तो आपको अपनी प्रोडक्ट को समझना, अंडरस्टैंड करना. जब हमने जिस तरह लास्ट टाइम ये कैटेगरीज बनवाई कि कुछ सप्लाई टू स्टॉक प्रोडक्ट्स होती हैं, कुछ सप्लाई टू ऑर्डर प्रोडक्ट्स होती हैं, उस कैटेगरी में फॉल करते हैं. और इन दोनों के बेस पे द होल सप्लाई चेन फिलॉसफी एक्चुअली चेंजेस. एक में आपकी सप्लाई चेन बहुत एफिशिएंट है क्योंकि सप्लाई टू स्टॉक कर रहे हैं और आप इट नीड्स टू रिड्यूस द कॉस्ट अक्रॉस द बोर्ड फ्रॉम द रॉ मटेरियल टू द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट. दूसरी तरफ आपकी सप्लाई चेन रिस्पॉन्सिव है क्योंकि जब ऑर्डर प्लेस हो गया तो यू नीड टू इमीडिएटली रिस्पॉन्ड. तो आपकी वो फिलॉसफी ही चेंज होगी. इसका ये मतलब नहीं कि आपने कॉस्ट कटिंग वगैरह टाइप चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करना, बट द होल पॉइंट इज कि आपका पूरी आइडियोलॉजी चेंज होगी कि आपने किस तरीके से उसको लेके चलना, या वो सप्लाई चेन सिस्टम आपने कौन सा डिज़ाइन करना है, लॉजिस्टिक सिस्टम आपने कौन सा डिज़ाइन करना है उसके पीछे. सो द सिमिलर तो फिर इसका मतलब एक प्रोडक्ट को भी बजाते खुद समझना ज़रूरी है. एंड द एम ऑफ टुडेज लेक्चर इज़ फॉर अस टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट इटसेल्फ, कि हम समझें उसको कि व्हाट द प्रोडक्ट इज एंड हाउ द फिलॉसफी ऑफ द सप्लाई चेन चेंजेस विद द चेंजेस इन द प्रोडक्ट. एक्चुअली कि आपकी प्रोडक्ट किसी कैटेगरी में है. फॉर एग्जांपल मैंने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की भी बात की लास्ट लेक्चर में, और आई स्पेसिफिकली मेंशन कि हम उसको डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे. सो आई होप टुडे इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस दैट इन ग्रेटर डिटेल. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक और वहाँ से फिर लेके आस्ते आस्ते हम आगे चलते हैं. अगर प्रोडक्ट्स को क्लासीफाई किया जाए तो ब्रॉडली प्रोडक्ट की दो क्लासिफिकेशंस बनती हैं. देयर आर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड देयर आर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. कंज्यूमर प्रोडक्ट्स वो वाली प्रोडक्ट्स हैं जो कंज्यूमर्स, आम कंज्यूमर आप और मैं कंज्यूम करते हैं. इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स हैं जो इंडस्ट्री परचेज करती है. जैसे फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री रॉ मटेरियल परचेज कर सकती है, इंडस्ट्री इक्विपमेंट परचेज कर सकती है, इंडस्ट्री कैन परचेज एनी टाइप्स ऑफ कंसल्टेंसी सर्विसेज और एनीथिंग. जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं वो डिफरेंट है, जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं वो डिफरेंट तरीके से देखनी है. हम दोनों को डिफरेंट तरीके से देखेंगे. नाउ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के अंदर भी फर्दर 3 कैटेगरीज आ जाती हैं. देयर आर कन्वीनियंस गुड्स, देयर आर शॉपिंग गुड्स एंड देयर आर स्पेशलिटी गुड्स. अगर आपकी प्रोडक्ट अव्वल तो दोनों केसेस में कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के दरमियान में सप्लाई चेन फिलॉसफी ही दोनों की डिफर करेगी. विद इन कंज्यूमर प्रोडक्ट्स अगर आप इन 3 कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अगेन आपकी फिलॉसफी इन तीनों के हिसाब से डिफर करेगी. अभी व्हेन आई वुड स्टार्ट एक्सप्लेनिंग दीज यू वुड अंडरस्टैंड दैट दीज कन्वीनियंस एंड स्पेशलिटी इन शॉपिंग गुड्स के इन केसेस in these cases the link of the supply chain is almost similar to जो whatever we discussed in the last lecture, जहाँ पे हमने supply to order और supply to stock और categories mature products with predictable demand and introductory products with unpredictable demand, all those things would actually fit in this phenomena also. When we talk about the convenience products, the first category within consumer products, these are the products which are consumed very frequently, right? The first thing. इसकी एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को पहले भी दी, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेड की बात कर लें, दूध की बात कर लें, ये सारी वो बेसिक चीज़ें हैं. टूथपेस्ट की बात कर लें, सोप्स की बात कर लें. दीज आर कंज्यूम्ड वेरी कन्वीनियंटली. और द कंज्यूमर एक्चुअली डज अ वेरी लिटिल कंपैरेटिव शॉपिंग, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स की एक तो ठीक है प्राइस बहुत को एक्स्ट्राऑर्डिनरीली ज़्यादा नहीं है, बट द थिंग इज़ कि इनके अंदर वैरायटी के अंदर भी कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी वैरायटी एग्जिस्ट नहीं करती. अगर फॉर एग्जांपल अनलेस के यू आर वेरी कॉन्शियस अबाउट थिंग्स, अगर आप फॉर एग्जांपल एक टाइप की टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं और उसी टाइप की आप किसी और ब्रांड की भी यूज़ कर रहे हैं, देयर आर डिफरेंसेस. मैं ये नहीं कह रहा कि सारे बिल्कुल एक जैसे हैं, बट द पॉइंट इज़ कि वो डिफरेंसेस इतने मेजर नहीं है कि आप आज कहें जी मुझे कोलगेट की टूथपेस्ट नहीं मिली तो मैं दांत ही ब्रश नहीं करता 1 महीने, लोग आपसे दूर भागेंगे. द पॉइंट इज़ कि आप स्विच कर सकते हैं प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट. अगर आपको फॉर एग्जांपल आज आपको लेट्स एज्यूम के आपको पियानो का पेन नहीं मिला तो डोंट थिंक यू वोंट बी राइटिंग फॉर नेक्स्ट 1 मंथ कि 1 महीने बाद पिकासो के पेन आने में वो परचेज करूंगा, तो मैं बॉल पॉइंट पियानो नहीं परचेज करता. द पॉइंट इज़ कि ऐसा नहीं है. काफ़ी सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कंज्यूमर कंटिन्यूसली परचेज करता है. जब कंज्यूमर कंटिन्यूसली परचेज करता है तो वो ज़्यादा ख़ास कंपैरेटिव शॉपिंग नहीं करता. जब वो कंटिन्यूसली परचेज करता है तो ये प्रोडक्ट्स मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर अवेलेबल होती हैं.
क्योंकि जहाँ भी कस्टमर को चाहिए वहाँ उसको मिल जाए। जैसे फॉर एग्जांपल देयर आर सो मेनी जनरल स्टोर्स अक्रॉस द कंट्री जहाँ पे आपको वही लिप्टन, येलो लेबल, मिल्क पैक और वो ब्रेड, डॉन की ब्रेड और मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ चंद ब्रांड जो हैं, तरंग एक सॉर्ट ऑफ अ मिल्क है, आपका ऑलपर्स है, ये सारी वो ब्रांड्स आपको हर शेल्फ के ऊपर नज़र आ रही होती हैं। मल्टीपल स्टोर्स हैं, देयर आर सो मेनी स्टोर्स इवन विद इन वन मार्केट, यानी कि अगर आप इफ़ यू टॉक अबाउट सम मार्केट इन लाहौर और सम स्पेसिफिक मार्केट इन रावलपिंडी, इस्लामाबाद, वो वहाँ पे बड़ी आसानी से एक ही मार्केट के अंदर ही इतने ज़्यादा स्टोर्स के अंदर वो एक ही चीज़ अवेलेबल होगी दैट यू वुड बी अमेज्ड कि अगर वही आप मिल्क पैक यहाँ से भी खरीद लें, उसके साथ वाली दुकान से खरीद लें, उसके साथ वाली दुकान से भी खरीद लें। द पॉइंट इज़ कि दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू मल्टीपल आउटलेट्स। और यही चीज़ एक्चुअली वाज रियलाइज्ड व्हेन कंपनीज स्टार्टेड प्लेसिंग देयर वेंडिंग मशीन्स कि मेरी प्रोडक्ट जितनी कस्टमर के करीब होगी उतना उसको आसानी होगी परचेज करने के लिए। तो दैट इज़ द फिलॉसफी। देन दे हैव हाई डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, क्योंकि वो प्रोडक्ट इतने मैसिवली डिस्ट्रीब्यूट की जा रही होती है अक्रॉस अ ह्यूज नेटवर्क, दैट वुड मीन कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। इतनी मल्टीपल आउटलेट्स पे उस प्रोडक्ट को सप्लाई करना, देन मैनेजिंग सच अ ह्यूज ट्रांसपोर्ट फ्लीट, प्रोड्यूसिंग इन सच लार्ज क्वांटिटीज, ऑल दीज थिंग्स मीन दैट आपने प्रोडक्ट को एक वास्ट वैरायटी के अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है। जब आपने एक वास्ट वैरायटी के अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है देन देयर वुड बी मल्टीपल आउटलेट्स जिस पे आपने प्रोड्यूस करना है। आपने उसको फॉर एग्जांपल अगर एक आप चाहे लाहौर में बना रहे हैं, चाहे आप कराची में बना रहे हैं, आप उसने प्रोडक्ट को लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, वो ओकाड़ा, कोयटा, आपने हर जगह पे उसको प्रोडक्ट को डिलीवर करना है। जब आपने हर जगह पे उस प्रोडक्ट को डिलीवर करना है दैट वुड मीन कि डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बहुत हाई होंगी। लेकिन द पॉइंट इज कि दीज डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आर जस्टिफाइड बाय द इंक्रीज सेल्स जो आप उससे रीप करते हैं। यानी कि आपका अगर फॉर एग्जांपल कॉस्ट इनकर हो रही है इसको डिस्ट्रीब्यूट करने में, तो आप लोगों का रेवेन्यू भी अर्न हो रहा है। सो दैट वुड मीन कि वो जस्टिफाई हो जाता है। Oh, again, the example is written right over there that vending machines for Coca-Cola, because they realized a long time ago that their product is a convenience product. जितनी ज़्यादा आसानी से वो कस्टमर को मिलेगी इतनी ज़्यादा आसानी से वो उसको परचेज कर लेगा। व्हेन एवर द कस्टमर नीड्स इट वो उसको कंज्यूम कर लेगा। तो अब द थिंग इज़ कि जो कन्वीनियंस गुड्स हैं, जो फास्ट मूविंग गुड्स हैं, जो इनको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो सप्लाई टू स्टॉक की कैटेगरी में आती हैं, जिनके केस में सप्लाई चेन को एफिशिएंट होना ज़्यादा लाजमी, जितने कस्टमर के करीब पहुँचा दें दैट वुड बी मोर कन्वीनियंट फॉर द कस्टमर टू बाय दैट प्रोडक्ट। तो दैट वुड मीन दैट द कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स वो वाले हैं केसेस जिसमें सप्लाई चेन को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होना पड़ता है। दीज आर दोज कैटेगरीज। Then moving on in the second product classification, consumer products, the type are shopping products. Shopping products वो वाली products हैं where consumers seek and compare. Consumer, जैसे for example if you go outside to buy a mobile phone, राइट, मोबाइल फ़ोन परचेज करते हुए यू वुड गो फॉर क्वालिटी, यू वुड गो फॉर प्राइस, यू वुड गो फॉर परफॉर्मेंस अक्रॉस सो मेनी पैरामीटर्स जिसमें आप दो प्रोडक्ट्स को आपस में कंपेयर कर रहे होते हैं। आखिर में आपको 2-3 मोबाइल फ़ोन पसंद आ जाते हैं, उन सबको आप देखते हैं इसमें से सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किसकी है, हाँ जी इसकी है। फिर आप देखते हैं सबसे बेहतर क्वालिटी किसकी है, हाँ जी इसकी। देन यू लुक एट कि जी वो अफोर्डेबल प्राइस कौन सी, ये तीनों में से सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल मेरे लिए कौन सा है, यानी कि वो कौन सी ऐसी करेक्टरिस्टिक्स हैं इस प्रोडक्ट की जो मुझे चाहिए कि जिसके लिए मेरे डॉलर या रुपए की वर्थ हो जाती है। सो बेस्ड ऑन दैट आप कंज्यूमर जो है वो कंटिन्यूसली उसको कंपेयर करता है। बट देन it is maintained across few outlets rather than multiple outlets. Few outlet does not mean कि 1 या 2 या 3 है, but the point is कि अगर आपने मोबाइल फ़ोन परचेज करना है तो आपको just compare general stores and mobile phone shops so that you can understand the difference between shopping products and convenience products. जो आपके जनरल स्टोर्स हैं वो कितने हैं एक ही इलाके और एक ही मार्केट के अंदर, एज अगेंस्ट दैट आपके मोबाइल फ़ोन्स कितने हैं एक ही इलाके एक मार्केट के अंदर, ये मोबाइल फ़ोन शॉप्स कितनी, आपके चंद डेजिग्नेटेड लोकेशंस के ऊपर मोबाइल फ़ोन वेंडर्स बैठे हुए होते हैं, जबकि जनरल स्टोर्स अक्रॉस द बोर्ड आपके पूरे शहर के अंदर फैले हुए होते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं। सो द पॉइंट इज़ कि फ्यू आउटलेट्स आर टू बी मेंटेन्ड एज कम्पेयर टू कन्वीनियंस गुड्स, एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आर ऑल्सो लोअर। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कैसे कम है, फॉर एग्जाम्पल क्योंकि ऑब्वियसली यू नीड टू प्रोवाइड एट सर्टेन फ्यूअर लोकेशंस। अब इसकी एग्जांपल्स क्या जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल फर्नीचर इसकी एग्जांपल बन जाता है, या मेडिकल सर्विसेज या ऑटोमोबाइल्स। नाउ ये वो चीज़ें हैं कि कस्टमर कैन वेट इन यूजिंग दैट प्रोडक्ट अंटिल द पॉइंट कि जब वो अपना कंपैरिजन कंप्लीट नहीं कर लेता और वो
जब तक उसको वो ख़ास प्रोडक्ट मिल नहीं जाती। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक नई ऑटोमोबाइल है, उसको जब तक वो मिल नहीं जाती वो वेट करेगा उसका, वो फ़ौरन दूसरे सब्स्टिट्यूट नहीं कर जाएगा, क्योंकि वो आप उसने कंपैरिजन करके प्राइस वाइज, क्वालिटी वाइज, परफॉर्मेंस वाइज ही और शी हैज़ चोजन दैट प्रोडक्ट। वंस ही और शी हैज़ चोजन दैट प्रोडक्ट, दैट वुड मीन that would simply mean that he would wait for some time to get that product, even if he has to wait. Now the third one is the specialty products. Okay, these are the certain स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स जिसमें आप कह सकते हैं बहुत ही एक्सक्लूसिव किस्म की प्रोडक्ट्स होती हैं जो मेड टू ऑर्डर ही हो सकती हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल एक स्पेशल टाइप के कोई पेन जो किसी ख़ास ब्रांड के हैं, जो ख़ास सेलिब्रिटीज़ के लिए बनाए जाते हैं, या फॉर एग्जांपल आपकी रोल्स रॉयस है, इट इज़ अ मेड टू ऑर्डर थिंग, यानी कि वो आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आपके लिए बनेगी, वो मेड टू स्टॉक नहीं करेंगे। बड़ी बड़ी जो इस तरह की कार कंपनीज है लाइक फेरारीज एंड लैम्बोर्गिनी, दे वुड नेवर मेक टू स्टॉक extra cars. Basically, in this category, buyers expend substantial amount of time and effort for purchasing that product. वो wait करेंगे, they would see the best possible opportunity to get that product. Now, buyers wait significant amount of time to get the particular product. This is what I was exactly saying. Okay, they can wait for, they would place an order and they would wait for the product to come. They would not substitute to any other product क्योंकि वो एक speciality product है. Then the distribution is usually centralized. Multiple outlets नहीं बनाई जा रही, a few outlets नहीं बनाई जा रही. The distribution is essentially centralized, and there are low physical distribution costs. अब इसके examples में क्या आ जाता है? The examples would mean consultancy services. या for example जो musicians होते हैं उनकी जो musical equipment होता है, उन म्यूजिकल इक्विपमेंट के जो चाहे वो म्यूजिकल इक्विपमेंट है या चाहे उस म्यूजिकल इक्विपमेंट के कोई पार्ट्स वगैरह होते हैं, नाउ ऑल ऑफ दीज थिंग्स नीड टू बी बॉट बाय द म्यूजिशियन, क्योंकि वो म्यूजिशियंस के कॉन्सेप्ट इस तरह के हैं कि अगर मुझे वो ख़ास टाइप के पार्ट या इक्विपमेंट नहीं मिला तो आई कैन नॉट प्ले दैट वेल। अगर फॉर एग्जांपल एक वायलिन का प्लेयर है, उसको ख़ास ब्रांड का और टाइप का और ख़ास वेट का, और दे आर वेरी सेंसिटिव, अगर उस तरह का वायलिन नहीं मिलेगा तो वो उस तरह नहीं परफॉर्म कर सकता। सो दैट वुड मीन कि वो एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ एफर्ट से गुजरेगा उस वायलिन को परचेज करने के लिए या उसके जो पार्ट्स वगैरह उनको परचेज करने के लिए। द पॉइंट इज़ कि जो प्रोफेशनल म्यूजिशियंस हैं दे आर वेरी कॉशियस अबाउट दैट। तो अगर वो फॉर एग्जांपल उस ख़ास पार्ट के पार्ट परचेज करना चाहते हैं तो देन दैट वुड मीन दे वुड वेट फॉर द राइट मोमेंट, और वो इतने दूर भी जाएंगे तो जाएंगे और वो उसको परचेज करके लेके आएंगे। तो दैट इज़ वाई इट हैज़ सेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूशन, और दैट म्यूजिशियन कैन वेट टू गेट दैट। अब अगर फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर लुकिंग फॉर कंसल्टेंसी सर्विसेज, then you would be targeting a certain type of consultancy service from a certain type of a consultant. If that consultant schedule is very busy, that would mean कि आपको ये, that does not mean कि आप कोई और consultant उठा के ले आएंगे. You would wait for that consultant to be free and then schedule an appointment with you. The point is कि specially products are special cases in which customers can wait a substantial amount of time and does a substantial effort to get that product and have that product. Then the second overall product classification was the industrial goods classification. For the industrial products, the philosophy is a little different. When we were discussing like convenience goods and specialty goods and shopping products, when we are talking about those, that would the whole supply chain, the whole logistics management philosophy would change with the type of the product. If it is a convenience product with multiple outlets, the philosophy of distribution and inventory would change. If it is for example shopping product with few locations, few outlets, that would mean the supply chain, distribution, inventory philosophy would change. If it is a specialty product which is made to order, basically very strictly made to order, that would mean for that product we need to have a very specific sort of supply chain philosophy. But in case of industrial, we saw that within consumer products there is a difference.
of the logistics management strategy. But when we talk about industrial products are not very, you can say, divided into those two categories, but they're very different. For example, industrial products can be raw materials which are actually directly included in the finished goods. Now, if certain type of raw material is delayed, then industrialists won't immediately switch towards some other raw material, because to produce that specific quality of that product, they are dependent on that supplier, and they have a relationship with that supplier, and they have a trust on that supplier, so for that quality. So that would mean that one of the category, raw material, is a very different sort of perspective from as compared to consumer goods. Then the second one is machinery equipment that is used in the production process. There are multiple machinery and equipment that are directly used into the production processes, which like for example, machinery and equipment, maybe buildings, or maybe for example in construction business there are rollers and there are excavators. All those equipment are used actually in the production process. Then there are goods which are not directly involved in the production process, but they are a very significant part of it, which are like for example business services and office equipment suppliers and all those. So the point is that in industrial case, the behavior of the industry is very different from the consumer, because industry, when focusing on certain type of a product, in order to produce a certain type of an output, they are dependent on some type of raw material, or they are dependent on some type of intermediate good, or they are dependent on some type of a local business entity. So the point is that they can wait for that, rather than a consumer good who is going to buy a convenience good, and if they can't find all-purpose, they would pick a milk pack. So that is not the case with industrial goods. इतनी आसानी से वो दोनों एक दूसरे के साथ switch नहीं कर जाएंगे दूसरी product से दूसरी product. They are very specific about that. So basically हम लोगों ने ना products को दो categories में divide कर दिया, industrial goods and consumer goods. Consumer goods के अंदर हमने देखा there are convenience goods, there are shopping goods, there are specialty goods. What we saw was that the supply chain philosophy is very different in those three. वो जो ideology है कि जैसे for example convenience goods जो हमने पहले भी देख चुके, supply to stock वाला फिनोमेना कि वो गुड सप्लाई टू स्टॉक वाली गुड्स हैं. नॉर्मली द कन्वीनियंस गुड्स होती हैं, गुड सप्लाई टू स्टॉक वाली गुड्स होती हैं. उसके लिए एफिशिएंट सप्लाई चेन होना ज़रूरी है. स्पेशलिटी गुड्स सप्लाई टू ऑर्डर गुड्स होती हैं, वेरी स्ट्रांगली सप्लाई टू ऑर्डर गुड्स, रिजिड किस्म की. सो इन दैट केस आपकी सप्लाई चेन का रिस्पॉन्सिव होना ज़रा ज़रूरी है. समवेयर इन बिटवीन आर शॉपिंग गुड्स, जहाँ पे कंपेयर भी करते हैं और इन दोनों के दरमियान में. इंडस्ट्रियल गुड्स की फिलॉसफी डिफरेंट है. इंडस्ट्रियल गुड में अगर उन्होंने किसी एक टाइप से कंसल्टेंसी सर्विस लेनी है तो वो कंसल्टेंसी सर्विस लेनी है. अगर उन्होंने बिजनेस सप्लाईज कहीं से प्रोक्योर करनी तो उन्होंने प्रोक्योर करनी. अगर वो एक वेंडर से रॉ मटेरियल लेते हैं तो वो उसी वेंडर से रॉ मटेरियल लेते हैं. तो इसका मतलब है सप्लाई चेन को इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट है भी और नहीं भी. सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के केस में उसको बड़ी स्ट्रांगली या रिजिडली कैटेगराइज कर दें कि अगर रॉ मटेरियल है तो इस तरह की सप्लाई चेन होगी, अगर मशीनरी एंड इक्विपमेंट है तो इस तरह की सप्लाई चेन होगी. अगर फॉर एग्जांपल आपने एक खास टाइप का, अगर आप कंस्ट्रक्शन कंपनी है एंड इफ यू नीड टू बाय अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ अ रोड रोलर और एन एक्सकेवेटर, देन आपने फॉर एग्जांपल कैट वालों का खरीदना है तो यू नीड टू बाय फ्रॉम द कैट ओनली. आप ये नहीं डिपेंड कर सकते कि आपने किसी और से खरीदा. तो इसी तरीके से तो जो सप्लायर इंडस्ट्रियल गुड का उसने भी डिफरेंट तरीके से बिहेव करना. सो रॉ मटेरियल इज समथिंग एल्स. जो फिनिश गुड्स हैं उसकी तो वो शायद पूरा ओवर लॉजिस्टिक्स, वो जो स्ट्रैटेजी पूरी बनती है वो तो उसके अंदर कवर हो जाता है. बट मशीनरी एंड इक्विपमेंट और दूसरी गुड्स जो है, कहने का मकसद ये है कि इनको उस तरीके से कैटेगराइज करके इतना स्पेसिफिक नहीं कर सकते. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट इन दैट सेंस. देन जो हम डिस्कशन करते आ रहे थे प्रीवियसली कि एक तरफ तो जो सप्लाई चेन स्ट्रेटजी है वो डिफर करती है, दैट डिफर्स बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द गुड. यानी कि कन्वीनियंस गुड है, शॉपिंग गुड है, या कंज्यूमर्स, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द कंज्यूमर गुड्स ओनली. अगर कन्वीनियंस गुड है, शॉपिंग गुड है, या फॉर एग्जांपल इट इज़ द थर्ड टाइप, वो जो विच इज़ आप कह सकते हैं स्पेशलिटी गुड. The same goes for the life cycle.
प्रोडक्ट का एक लाइफ साइकिल होता है। जब एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होती है वो अपनी इंट्रोडक्शन की स्टेज पे होती है। इंट्रोडक्शन की स्टेज पे वो प्रोडक्ट जिस तरीके से ऑफर की जा रही होती है उसका सप्लाई ज़्यादा, उसकी डिमांड ज़्यादा प्रेडिक्टेबल नहीं होती, और वो भी नई नई इंट्रोड्यूस हुई है। कंज्यूमर्स आर जस्ट नोइंग दैट प्रोडक्ट, और उसके बाद अगर वो प्रोडक्ट एक्सेप्ट हो जाती है मार्केट में, काफ़ी सारी प्रोडक्ट जो है वो यहीं पर रिजेक्ट होकर आउट हो जाती हैं, लेकिन जिन प्रोडक्ट की मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी आ जाती है, दे मूव टुवर्ड्स द ग्रोथ स्टेज। इन द ग्रोथ स्टेज देयर इज रैपिड इंक्रीज इन डिमांड ऑफ दैट प्रोडक्ट। अब इशू यहाँ पे ये आता है कि क्योंकि इस प्रोडक्ट की कोई हिस्ट्री पहले नहीं है, तो यू डू नॉट नो फ्रॉम द हिस्ट्री कि अब क्या करना है, how much quantity to supply, how much inventories to keep, what would be the level of inventory, where would be the stocking points, what would be the sourcing points of those stocking points, what would be the feeding points of those, यहाँ कौन कौन से डिमांड कौन सोर्सेज से एसोसिएट करना है, स्टॉकिंग पॉइंट से एसोसिएट करना है, कितने वेयर हाउसेस बनाने, ये वो सारी इन्फॉर्मेशन है जब प्रोडक्ट मैच्योर होती है तब बंदे के पास होती है। लेकिन जब एक ग्रोथ की स्टेज पे तो यू डोंट नो एनीथिंग व्हाट इज गोइंग टू हैपन, एंड देन कम्स द मैच्योरिटी स्टेज। जैसे मैंने कहा जब प्रोडक्ट मैच्योर होती है तो ये इन्फॉर्मेशन होती है, ऑलरेडी ग्रोथ स्टेज से गुजर चुके हैं, यू हैव हिस्टोरिक डिमांड, हिस्टोरिक रिकॉर्ड टू लुक एट। तो आप अब डिसीजंस बेस्ड ऑन डाटा कर सकते हैं। पहले आपने डिसीजंस बेस्ड ऑन इंट्यूशन या मैनेजमेंट हंचेस के बेस पे कर रहे हैं, आपके पास रफ डाटा अवेलेबल है एट द ग्रोथ स्टेज जिस पे आप प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप मैच्योरिटी स्टेज पे आके यू कैन लुक ऑब्जेक्टिवली एट ऑल द फिनोमेना। तो मैच्योरिटी के स्टेज पे आप उसको डिफरेंटली हैंडल करेंगे, और फिर डिक्लाइन की स्टेज पे आपने अब अपने जो इतने ज़्यादा मैच्योरिटी की स्टेज पे आके आपकी मैक्सिमम आउटरीच हो चुकी है, आपका लार्जेस्ट मार्केट शेयर की तरफ आ चुके हैं, आपने बहुत सारे स्टॉकिंग पॉइंट्स और इन्वेंटरीज फॉर एग्जांपल मेंटेन की हैं। लेकिन जब आप डिक्लाइन की स्टेज पे आते हैं तो अब आपने स्टॉकिंग पॉइंट्स और अपने वेयर हाउसेज भी रिड्यूस करने हैं, या मे बी आपके वेयर हाउस की अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करें तो कोई एक प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल में डिक्लाइन की तरफ चली गई तो आपने उसकी स्टॉक्स को रिड्यूस करना है। आपने उसको रिड्यूस करते करते स्टॉकिंग पॉइंट्स को लेके वापस में भी सेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूशन के जब उसको ऑर्डर किया जाएगा तो वो बना दी जाएगी, यानी कि अब आप उसको सप्लाई टू स्टॉक स्ट्रेटजी से लाके सप्लाई टू ऑर्डर स्ट्रेटजी के ऊपर आ गए। द पॉइंट इज दैट आप एक मल्टीपल प्रोडक्ट्स आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक ही फर्म कैन प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट्स, और वो सारी प्रोडक्ट्स 14-15 आइटम्स जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं और आप मार्केट में जो सप्लाई कर रहे हैं, ऑल दोज आइटम्स माइट बी अ डिफरेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल। कुछ प्रोडक्ट्स आप आज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और कुछ प्रोडक्ट्स इन सारे फेजेस के गुजरने के बाद डिक्लाइन की स्टेज पे आ रही है। कुछ प्रोडक्ट जो है वो ग्रोथ की स्टेज पे एंटर हो चुके हैं, तो कुछ प्रोडक्ट अभी मैच्योरिटी अचीव कर चुकी हैं काफ़ी अरसे से। द पॉइंट इज कि आप सारे के सारों को एक ही स्ट्रैटेजी से डील करेंगे? क्या आपकी लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट जो सप्लाई स्ट्रैटेजी है वो सेम होगी? क्या आप सारों को सप्लाई टू स्टॉक के बेस पे रन करेंगे, यानी कि आपका सप्लाई टू स्टॉक करेंगे, इसका मतलब है सबको आप इंतहाई एफिशिएंट सप्लाई चेन से मास प्रोडक्शन करके इन्वेंट्री में आप यू वुड कीप इन्वेंट्रीज एज वेल एज यू वुड डिस्ट्रीब्यूट देम टू द रिटेलर। लेकिन जो प्रोडक्ट डिक्लाइन में है वो भी इतनी नहीं चाहिए, और जो प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन में है वो भी अभी इतनी नहीं चाहिए। जो प्रोडक्ट ग्रोथ और मैच्योरिटी की स्टेज पे है तो दे माइट बी। तो इसका मतलब है यू कैन नॉट डील ऑल द प्रोडक्ट्स इन अ सेम वे, you need to categorize them. There must be some mechanism of categorizing the products based on some phenomena, some philosophy, उसको हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। बट द पॉइंट इज कि आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो जिस स्टेज पे हैं उस स्टेज के हिसाब से आपने उसकी इन्वेंट्री स्ट्रेटजी, ट्रांसपोर्ट स्ट्रेटजी, पैकेजिंग स्ट्रेटजी, वो सारा कुछ उसके हिसाब से बनेगा। एक इंट्रोडक्टरी प्रोडक्ट है जिसकी सेल्स इतनी हाई नहीं है, अभी इंट्रोड्यूस हुई, एक नई गेम आपने इंट्रोड्यूस करवा दी, एक नई बोर्ड गेम बनाई। एक ज़माने में अब तो खैर मोबाइल गेम्स और कंप्यूटर गेम्स इतनी ज़्यादा हो गई हैं, लेकिन पहले जिस तरह ये लूडो है इसी तरह बहुत सारी बोर्ड गेम्स बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ करती थी। देयर वाज मोनोपोली एंड देयर वाज पिकाडेली एंड देयर वाज बैकमोन एंड देयर वाज चेस, और ये अभी भी हैं। मतलब आई डू नॉट मीन कि वो गेम्स खत्म हो गई, लेकिन ट्रेंड इतना ज़्यादा नहीं रहा। अब बच्चे कंप्यूटर से टक टक करके उठते हैं और टक टक करते करते सो जाते हैं। जब कंप्यूटर छोड़ते हैं तो मोबाइल पकड़ते हैं और उस पर खेलना शुरू करते हैं। वी यूज्ड टू एक्चुअली प्ले दोज बोर्ड गेम्स। पाकिस्तान में तभी भी थोड़ी वो लूडो वगैरह खेली जाती है, बट देयर वर लॉट्स ऑफ बोर्ड गेम्स दैट वी हैड। क्लूडो होती थी, आई थिंक। आई एम नाउ रिमेंबरिंग माय चाइल्डहुड, अपना बचपना याद करना शुरू हो गया। इट वाज गुड, आई एंजॉयड बिलीव मी। कंप्यूटर्स वगैरह तो बहुत बाद में हम लोगों ने स्टार्ट किया। इतना बूढ़ा भी नहीं हूँ कि मैंने मतलब कंप्यूटर अभी आके देखना शुरू किया या मतलब अपने बुढ़ापे में देखें, बट द पॉइंट इज के देयर वाज टाइम जब हम लोग फिजिकल गेम भी खेला करते थे, रादर देन खाली बॉक्सिंग कंप्यूटर पे बैठ के और जाके हमने की एक्सरसाइज की हमने बड़ी। खैर, तो जब एक नई गेम इंट्रोड्यूस होती है, जब एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस होती है, तो दैट वुड मीन कि उसकी सेल्स इतनी ज़्यादा नहीं है। तो इसका मतलब है जो आपने इन्वेंट्री भी बड़ी कॉशियसली मेंटेन करनी है और आपने डिस्ट्रीब्यूशन भी बड़ी कॉशियसली करनी है। क्या वजह है उसकी? कि यू नेवर नो
कि कब वो प्रोडक्ट जो है वो फॉर एग्जांपल अगर फेल होके बाहर हो जाती है, राइट, आपने एक्सेस इन्वेंट्री मेंटेन की, किधर करेंगे आप उसको। फिर अगर फॉर एग्जांपल वो अचानक एक्सेस डिमांड में हो जाती है, आपने प्रोडक्ट लॉन्च की, आपने सोचा ये तो फेल हो गई यार, आपने उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया, बट अचानक वो सक्सेस स्टोरी बन जाती है, और जैसी व्हेन एवर एज सून एज दैट प्रोडक्ट सक्सेस वो ग्रोथ स्टेज में एंटर होती है और उसकी रैपिड इंक्रीज इन डिमांड शुरू करता है, तो दैट वुड मीन कि आपने इंतहाई केयरफुल होना है। यू डू नॉट होल्ड टू मच इन्वेंट्री, कि अगर द प्रोडक्ट फेल हो जाए तो आपके सब्सटेंशियल लॉसेस हो जाए, एंड यू डू नॉट होल्ड टू लेस ऑफ एन इन्वेंट्री, कि अगर प्रोडक्ट सक्सेस हो जाए तो आप उसकी डिमांड को मीट ही ना कर सकें, इमीडिएट डिमांड को। सो दैट इज व्हाई द वर्ड इज यूज्ड, कॉशियस इन्वेंट्री एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज। We have to be very careful in terms of at the introductory stage of the product. Then there is a growth stage. Growth stage actually there is a huge acceptance of the product. अचानक वो प्रोडक्ट एक्सेप्ट होती है, उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। जब उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है तो दैट वुड मीन कि अब मैनेजमेंट ने इन्वेंट्रीज भी इंक्रीज करनी है और डिस्ट्रीब्यूशन को भी एफिशिएंट करना है। लेकिन ग्रोथ स्टेज वाली प्रोडक्ट के लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि इसका कंपैरिजन एग्जिस्ट नहीं करता है कि नई प्रोडक्ट लॉन्च हुई है जो ग्रोथ स्टेज में चली गई है, वो ग्रोथ स्टेज में चलेगी, इसका मतलब है कि हिस्टोरिक कोई डाटा एग्जिस्ट नहीं करता हिस्टोरिक सेल्स का या डिमांड का, कि आपने कितनी वो बनानी है, कितनी प्रोड्यूस करनी है, कि वो कैसे कितनी क्वांटिटी आप प्रोड्यूस करके मार्केट में सेल करेंगे, कितनी इन्वेंट्री में आप स्टॉक करेंगे, कितनी काफ़ी होगी, हाउ मच इन्वेंट्री इज एनफ, how many distribution outlets are enough, how many sourcing points are enough, how many for example outlets are to be ensured, how many warehouses are to be maintained and in which location the warehouse is to be maintained। ये वो सारी कह सकते हैं कि मैनेजमेंट की जजमेंट बेस्ड डिसीजन बन जाती हैं, क्योंकि कोई हिस्ट्री इसकी एग्जिस्ट नहीं करती। अभी ये प्रोडक्ट किसी और प्रोडक्ट जैसी भी नहीं है, आप किसी प्रोडक्ट के साथ इसकी मिलती जुलती कैरेक्टरिस्टिक्स लिंक भी नहीं कर सकते, ग्रो स्टेज में अभी है, तो अभी इसने कितना ग्रो करना है नोबडी नोज। लेकिन जब वो मैच्योरिटी की स्टेज पे आती है, अब मैच्योरिटी की स्टेज वो है जहाँ पे सेल्स स्टेबल हो जाती हैं, ये वो स्टेज है जहाँ पे जाके मैक्सिमम जितनी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होनी है उतनी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करती है, उसके मल्टीपल स्टॉकिंग पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं, उसके साउंड फोरकास्ट एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि प्रीवियस डाटा एग्जिस्ट करता है। अब ये वो चीज़ है कि अब नाउ यू कैन डिफाइन द सप्लाई चेन स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन द सिमिलर प्रोडक्ट्स, जो इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल हम एक लेट अस कंसिडर दैट एक नया ड्रिंक लॉन्च होता, फॉर जब कभी पाकोला लॉन्च हुआ होगा, कोक और मरिंडा और ये सारे ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, फैंटा वगैरह, और ऑलरेडी इन लोगों की स्प्राइट की डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह एस्टेब्लिश्ड है, दे आर मैच्योर प्रोडक्ट्स। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि कोका कोला वो मेरे ख्याल में दुनिया गजिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स में से चंद एक प्रोडक्ट है जो आज तक मैच्योरिटी की स्टेज से नीचे आई नहीं है, मतलब इसकी इट हैड द लॉन्गेस्ट मैच्योरिटी स्टेज एवर सिंस, अभी तक चल रही है लाइक सो मेनी ईयर्स, वरना अदरवाइज प्रोडक्ट डिक्लाइन की तरफ आ जाते हैं, उनके कोई सब्स्टिट्यूट्स आ जाते हैं जो भी है, लेकिन कोक इज द मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट एट अ मैच्योरिटी स्टेज। स्टिल जो मैं एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा था, नो कोक इज ओवर देयर। एक नई प्रोडक्ट लॉन्च होती है, आपने एक नया ड्रिंक बनाया, आपने कोई डिफरेंट फ्लेवर का ड्रिंक पाकोला बनाया, आपने उसको इंट्रोड्यूस कराया मार्केट में। अभी आप ज़्यादा स्टॉक्स भी और ज़्यादा इन्वेंट्रीज मेंटेन नहीं कर सकते, आप इसलिए नहीं मेंटेन कर सकते अगर ये सक्सेसफुल ना हुआ, लेकिन आप इतनी थोड़ी मेंटेन नहीं कर सकते, सक्सेसफुल हो गया तो फिर आप दे ना सकें। सो दैट वुड मीन कि आपने पाकोला के एक सफिशिएंट नंबर ऑफ स्टॉक मेंटेन कर लिया, आपने इन्वेंट्री लिमिटेड इन्वेंट्री, वेरी कॉशियस जो वर्ड यूज़ कर रहे थे, अचानक वो ग्रो स्टेज पे चला गया, उसकी सेल्स इंक्रीज कर गई, बट यू नेवर नो कि इसने ग्रो करके कहाँ जाना है। आया इसने डू यू नीड एग्जैक्टली द सेम नंबर ऑफ वेयर हाउसेज दैट कोका कोला हैज इन योर कंट्री? डू यू नीड एग्जैक्टली द सेम नंबर ऑफ ट्रक्स एंड सेम नंबर ऑफ स्टॉकिंग पॉइंट्स लाइक कोका कोला? क्या आप मैच्योर नहीं, अभी यू डोंट नो दैट। द प्रोडक्ट इज बेसिकली एट द ग्रोथ स्टेज। जब वो ग्रोथ स्टेज से क्रॉस ओवर करती है मैच्योरिटी स्टेज पे, सो नाउ यू हैव अ सिमिलर प्रोडक्ट्स। अगर उस लेवल का कोई और कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक एग्जिस्ट करता है जिसकी उसी कैटेगरी का, उसी मार्केट शेयर का, देन यू कैन फॉलो इट्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यू कैन फॉलो इट्स लॉजिस्टिक्स स्ट्रेटेजी। यानी कि अब आपके पास साउंड फोरकास्ट भी एग्जिस्ट करते हैं, आपके पास स्टेबल सेल्स भी एग्जिस्ट करती हैं, और आपके पास एक कंपैरेटिव प्रोडक्ट है जिससे आप देख के सीख सकते हैं कि इसको कैसे करना है, बिकॉज नाउ यू आर एट अ मैच्योरिटी स्टेज। फिर आपकी इसकी अगेन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैच्योरिटी स्टेज आर दैट ह्यूज डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैनी स्टॉकिंग पॉइंट्स।
देन देयर इज अ डिक्लाइन स्टेज। जब डिक्लाइन स्टेज में आते हैं तो आपको अपनी आर्मी रिट्रीट की तरफ बुला रहे होते हैं। दैट वुड मीन कि अब आपने अपने स्टॉकिंग पॉइंट्स रिड्यूस करने हैं, जो फ्लीट इस तरफ इन्वॉल्व थी उसको आपने रिड्यूस करना है। अगर स्पेसिफिकली आप एक ही चीज़ बना रहे हैं बट यूजुअली द प्रोडक्ट्स आर इन्वॉल्व इन मल्टीपल टाइप्स ऑफ आइटम, तो इसका मतलब है कि अगर आपकी सारी प्रोडक्ट्स में से एक डिक्लाइन की तरफ आ रही है तो वहाँ रिसोर्सेज आप कम स्पेंड करेंगे, फिर आप वेयर हाउस की वो जगह या इन्वेंट्री की वो जगह खाली कर देंगे दूसरी प्रोडक्ट्स के लिए जो वो रिक्वायर्ड है, जिनकी अभी ग्रोथ या फॉर एग्जांपल मैच्योरिटी स्टेज पे, और इस प्रोडक्ट को आप पीछे ले आएंगे एंड यू माइट इवन सेंट्रलाइज इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। आप कहेंगे जी बस इनफ, आप किसी को चाहिए तो जस्ट आप इसे मेड टू स्टॉक की बजाय सप्लाई टू स्टॉक की जगह आप सप्लाई टू ऑर्डर कर देंगे इसको, कि ऑर्डर प्लेस होगा देन ओनली देन वी कैन सप्लाई दैट प्रोडक्ट। सो बेसिकली जो मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स है सारे के अंदर आई नीड टू डिस्कस, जो वाई प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को मैंने डिस्कस किया, इंट्रोडक्शन और इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन की तरफ क्या वजह है जो इसको डिस्कस किया, क्या वजह है जो मैंने आपको सारों के केसेस में अलग अलग स्ट्रेटजीज बताई कि आपके इंट्रोडक्शन में कॉशियस स्ट्रेटेजी है, ग्रोथ में आपकी ह्यूज इन्वेंट्री आपने मैनेज करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन भी करनी है, बड़ी स्पीड से करनी है, मैच्योरिटी में नाउ यू हैव स्टेबलाइज्ड एवरीथिंग, मैच्योर हो गया सॉर्ट ऑफ थिंग, एंड देन डिक्लाइन में आपने सब कुछ वापस करना है, आपने रिट्रीव करना है। द पॉइंट इज कि क्यों ये सब कुछ मैंने डिस्कस किया, द पर्पस वाज दैट अलोंग द प्रोडक्ट्स लाइफ साइकिल आप अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स को एक खाते में नहीं ट्रीट कर सकते। आप नहीं कह सकते कि सबको मैं एक जैसी ट्रीटमेंट देता हूँ। आप नहीं कह सकते कि मेरा जो लॉजिस्टिक सिस्टम है, इन्वेंट्री में अगर फॉर एग्जांपल मैं इन्वेंट्री मेंटेन करता हूँ सबकी मैं 30% इन्वेंट्री मेंटेन करूँगा। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। कुछ प्रोडक्ट्स की ज़्यादा डिमांड एग्जिस्ट करती है, कुछ प्रोडक्ट्स की कम डिमांड एग्जिस्ट करती है। जिन प्रोडक्ट्स की ज़्यादा डिमांड एग्जिस्ट करती है दैट वुड मीन उनका सप्लाई चेन भी ज़्यादा एफिशिएंट होनी चाहिए, और दैट वुड मीन कि उनके लिए स्टॉकिंग पॉइंट्स भी ज़्यादा एलोकेट करने पड़ेंगे, उनको ट्रांसपोर्टेशन ट्रक्स के अंदर, ट्रक लोड्स के अंदर भी उसको ज़्यादा जगह देनी पड़ेगी, उसको फॉर एग्जाम्पल हर एफर्ट उसके ऊपर ज़्यादा होगी जो ज़्यादा डिमांड की जाती है। लेकिन जब एक प्रोडक्ट थोड़ी डिमांड की जाती है तो उसके लिए सप्लाई चेन रिस्पॉन्सिव होना लाजमी है, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल अगर वो डिमांड की गई तो इमीडिएटली आप उसको प्रोवाइड कर सकें, रादर देन आप बना के स्टॉक ना करें, कल को डिमांड ही ना हुई तो फिर। सो द पॉइंट इज कि हमने प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल को इसलिए पढ़ा कि प्रोडक्ट्स अपने डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर होते हैं, और अगर जैसे फॉर एग्जांपल पेंटीन और नेस्ले जैसी फर्म्स हैं विच मेक्स लाइक हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स, डिफरेंट प्रोडक्ट्स, तो उनकी प्रोडक्ट्स कुछ जो है वो इंट्रोडक्शन की स्टेज पे होंगी, कुछ ग्रोथ की, कुछ मैच्योरिटी की और कुछ डिक्लाइन की। लेकिन इससे फ़र्क क्या पड़ता है? इससे फ़र्क ये पड़ता है कि उसके हिसाब से आपने स्ट्रेटजी डिफाइन करनी पड़ती है। एक इंटरेस्टिंग पेरेटो लॉ एग्जिस्ट करता है इसी आइडियोलॉजी को करने के लिए, इसी को प्रोसेस को आगे लेके चलने के लिए। दैट इज बेसिकली पेरेटोज वो क्या कहता है, लॉ क्या कहता है, 80% ऑफ फर्म सेल्स आर जनरेटेड बाय 20% ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स आइटम्स। यानी कि जो टोटल सेल्स के सेंस में, रेवेन्यू के सेंस में 80% ऑफ सेल्स जो जनरेट होती हैं वो सिर्फ 20% ऑफ द आइटम्स जनरेट करते हैं अप्रोक्सीमेटली ऑन एवरेज। इसको बोलते हैं 80-20 रूल। तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट अपने लाइफ साइकिल किस स्टेज में है। जो प्रोडक्ट इंट्रोडक्टरी स्टेज में है और जो प्रोडक्ट डिक्लाइन स्टेज में है वो इतना रेवेन्यू नहीं जनरेट करेगी, वो सेल्स नहीं जनरेट करेगी। जो प्रोडक्ट ग्रोथ और मैच्योरिटी की स्टेज में है आपका 80% ऑफ रेवेन्यू तो उन्होंने जनरेट करना है। क्योंकि जिस तरह हमने अलोंग द लाइफ साइकिल भी देखा, हमने अलोंग द लाइफ साइकिल देखा कि जो लॉजिस्टिक्स स्ट्रेटेजी है दैट डिफर्स अक्रॉस डिफरेंट लाइफ साइकिल्स ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट। सो दैट वुड मीन कि आपकी इन्वेंटरी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजीज भी एक दूसरे से डिफर करेंगी। सो दैट वुड मीन कि आपने प्रोडक्ट्स को किसी ना किसी, यू नीड टू कैटेगराइज द प्रोडक्ट्स इन सच अ वे कि आप इन प्रोडक्ट्स को इस तरीके से डील करेंगे, इन्वेंट्री और डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी होगी, इन प्रोडक्ट्स को ऐसे डील करेंगे, इन प्रोडक्ट्स को ऐसे डील करेंगे। एंड फॉर दैट टू डिफाइन दैट कैटेगरी, Pareto's law or that 80-20 rule exists. 80% of firm sales are generated by 20% of its revenue. So there is an empirical relationship between the sales of the total sales and cumulative items, यानी कि 80-20 का रिलेशनशिप डिफाइन कर सकते हैं ताकि सो दैट यू कैन मेंटेन इन्वेंट्री बेस्ड ऑन दैट 80-20 प्रिंसिपल, सो दैट यू कैन इन फैक्ट मेंटेन ईच एंड एवरीथिंग बेस्ड ऑन दैट 80-20 प्रिंसिपल. So let's move on to understand this empirical relationship. It is very simple and I hope I would be able to express it in the most simplest of way. You have an expression on the screen. Look at, first let me show you something.
look at this curve. This is an 80-20 curve, right? ये on x axis there are total items जो आप sell करते हैं, on y axis there are sales, total sales. ये कर्व क्या शो कर रहा है? फर्स्ट 20% ऑफ द आइटम्स जो है वो आपके तकरीबन 70% ऑफ द सेल्स जनरेट कर रहे हैं. सेकंड जो आपके तकरीबन 20 से लेके 50% आइटम्स है जिनको बी आइटम्स लिखा हुआ है, वो तकरीबन आपकी 70 से लेके बकाया सेल्स, टोटल सेल्स की 90% सेल्स वो जनरेट कर रहे हैं, और ऑब्वियसली टिल द एंड इट इज 100. अब ये कर्व एक खास तरीके से बिहेव कर रहा है, दैट इज 80-20 कर्व, और इस बेस पे आप प्रोडक्ट्स को कैटेगराइज कर सकते हैं. यानी कि आज आपके ए आइटम्स हैं वो सबसे ज़्यादा सेल्स जनरेट कर रहे हैं, जो आपके बी आइटम्स हैं उससे कम और सी सबसे कम सेल्स जनरेट कर रहे हैं. नाउ ये कर्व मैंने क्यों दिखाया? लेट्स कम टूवर्ड्स दैट. मैंने कहा एक ब्रॉडर व्यू आपको दे दूं, फिर उसके बाद हम इनके ऊपर आ जाते हैं. सबसे पहले हम इस टेबल को ऑब्जर्व करते हैं, फिर दोबारा विल गो बैक टू दैट फार्मूला. सॉरी आई एम स्विचिंग स्लाइड्स दैट वे, बट बेयर विद मी फॉर अ फ्यू मिनट. मैं आपकी आसानी के लिए ये काम कर रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए. लेट्स से देयर आर 14 प्रोडक्ट्स. एक ही कंपनी की, एक ही फर्म की ये 14 प्रोडक्ट्स लिस्टेड हैं इसके ऊपर, और ये 14 प्रोडक्ट्स जो हैं ये रैंक्ड हैं. लेफ्ट साइड पे प्रोडक्ट नंबर लिखा हुआ है, उसके बाद प्रोडक्ट रैंक्ड बाय सेल्स, यानी कि जो सबसे ज़्यादा सेल होती है 1 पे है, जो उसके बाद सेल होती है वो 2 पे है, उसके बाद जो सेल होती है वो 3 पे है. 14 तक इनको रैंक किया गया. मंथली सेल्स इन थाउजेंड्स दी गई हैं कि ये सेल जो रेवेन्यू इनसे जनरेट होता है वो दैट इज ओवर हेयर, यानी कि $5056,000, $3424,000 वो आपके थर्ड कॉलम के अंदर दिया गया. कमिंग टुवर्ड्स द फोर्थ कॉलम, कम्युलेटिव परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स, यानी कि टोटल सेल जब इनको ऐड करें तो आपकी मंथली टोटल सेल्स बनती हैं $13,966,000. तो अब ये जो है आइटम 1 जो है दैट एक्चुअली कंट्रीब्यूट 36.2% ऑफ द टोटल सेल्स. 36.2% of the total sales. They sum up to be 100%. Third, last आपका fourth column जो है that represents cumulative percent of the total items. यानी कि जो आइटम नंबर 1 है वो टोटल आइटम्स का कितना परसेंट बनता है जो उसके सेल होते हैं, that is 7.1%. Now अगर इन सबको देखा जाए तो लेट्स अब चलते हैं आगे. लेकिन लुक एट दिस, जो आपके फॉर एग्जांपल ओवर हियर 80-20 रूल इज नॉट अ रिजिड रूल, ये याद रखें. इट इज नॉट जस्ट कि जी हमेशा 20% ऑफ द आइटम्स ही 80% टोटल सेल्स करेंगे, लेकिन ऑन एवरेज इट वुड बी समहाउ रिलेटेड टू दीज. जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो अगर इफ वी लुक एट द फिफ्थ कॉलम कम्युलेटिव परसेंट ऑफ टोटल आइटम्स, अप्रॉक्सीमेटली आपका 35.7% ऑफ जो सेल्स हैं, 35.7% जो आइटम्स हैं, they actually results into 80% of the sales. 80.7 लिखा हुआ है उसके अगेंस्ट, that is ranked by 5. You see, so the point is कि और secondly तो 35 और अप्रोक्सीमेटली 80 का यहाँ पे रिलेशनशिप बन रहा है. 80-20 रूल इज नॉट दैट रिजिड, ये ज़हन में रखिएगा. तो अब हमने फॉर एग्जांपल ये दो इंपॉर्टेंट कॉलम्स डिफाइन कर दिए. कम्युलेटिव परसेंट ऑफ टोटल सेल्स, कि टोटल जो सेल्स हुई हैं उसके कितने परसेंट जो है वो आइटम नंबर 1 है, राइट, 36.2% है. और फिर यानी कि कम्युलेटिव परसेंट ऑफ टोटल आइटम्स, कि टोटल आइटम्स का कितने परसेंट है, ये 7.1% ऑफ द टोटल आइटम जैसे 1 है. इनको 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया हुआ है. आगे वो हम कैटेगरीज बाद में वापस आके डिस्कस करते हैं. नाउ लेट्स गो बैक टू द फार्मूला. दो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे हमने हाईलाइट की, कम्युलेटिव परसेंट ऑफ टोटल सेल्स, कम्युलेटिव परसेंट ऑफ द टोटल आइटम्स. दैट एक्चुअली गिव्स अस एन एम्पेरिकल रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट इन रियल टाइम. दैट एम्पेरिकल रिलेशनशिप इज y, विच इज कम्युलेटिव फ्रैक्शन ऑफ सेल आइटम्स, राइट. वो जो परसेंट ऑफ सेल्स की मैं बात कर रहा था, बट फ्रैक्शन और परसेंट में खैर. देन x इज कम्युलेटिव फ्रैक्शन ऑफ टोटल आइटम्स, कम्युलेटिव फ्रैक्शन ऑफ टोटल सेल्स, कम्युलेटिव फ्रैक्शन ऑफ टोटल आइटम, के टोटल आइटम्स का कितना परसेंट, टोटल सेल्स का कितना परसेंट. इस y इज इक्वल टू 1 प्लस ए इंटू एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस ए प्लस एक्स. अब ये वो रिलेशनशिप है जिसमें a वो कांस्टेंट है जो x और y को आपस में समहाउ रिलेट करता है. a को इस फार्मूला जो हमने नीचे दिया हुआ है ये हमने डिटरमाइन करना है, और विल सी कि हाउ विल यूज दैट. नाउ a इज इक्वल टू x इंटू 1 माइनस वाई ओवर y माइनस एक्स. नाउ ये वो रिलेशनशिप है जो डिफाइन करता है कि
how we can use this 80-20 rule to predict the level of inventory that we can keep, that we forecast करने में आपकी help करता है basically. तो अगर let's say coming back to this example, one way is to, अगर आपने ओवरऑल, अब खैर वो हम उस पर बाद में एम्पेरिकल रिलेशनशिप्स पे आते हैं, बट स्टिल नाउ कमिंग बैक, हम इसके बेस पे आइटम्स को 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. आपके ए आइटम्स वो हैं जो सबसे ज़्यादा रनिंग है. 60.7% ऑफ द टोटल सेल्स जो है वो आपके 1 और 2 कैटेगरीज आइटम से निकलती हैं. बाकी जो है आपके बी आइटम्स कैटेगराइज हुए हैं, दैट इज अप टू द रेस्ट 80% और 20%, और बाकी आपके 90 से लेके 100%, लास्ट 10% आइटम जो है वो कैटेगरी सी के अंदर चले जाते हैं. 90 से लेके 100% तक, 60 से लेके 80, मतलब आपके टोटल 100% आइटम्स को आपने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी के अंदर डिवाइड कर दिया. जब आपने इन आइटम्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया तो दैट वुड मीन कि आपकी जो सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी है दैट कैन बी डिफाइंड बेस्ड ऑन दीज 3 कैटेगरीज. क्योंकि आपके ये आइटम्स जो हैं, आपके फर्स्ट 20% आइटम्स जो हैं वो तकरीबन आपको सेल्स दे रहे हैं 65%. आपके फर्स्ट 20% आइटम्स आपको अप्रॉक्सीमेटली 60% सेल दे रहे हैं, 60-65% सेल दे रहे हैं. दोज आर ए आइटम्स. आपके जो सेकंड आपके बी आइटम्स हैं, यहाँ पे बेसिकली 21% आइटम 68 तक जाके आपकी लाइन लगी है बी वाली, राइट, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइन बी ओवर हियर. 21 पे जाके 68 उससे ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाता है. तो द पॉइंट इज कि आपके ये ए आइटम्स वो आइटम्स हैं जिनके लिए आपने बड़े स्पेसिफिकली आप कह सकते हैं कि वेरी एफिशिएंट सप्लाई चेन जो रेगुलरली रिक्वायर्ड है. इसका मतलब है दैट वुड मीन दैट यू वुड बी मेकिंग दोज आइटम्स टू स्टॉक, राइट, क्योंकि दे आर रूटीनली डिमांडेड. और ये आइटम्स के केस में आपने देयर वुड बी मल्टीपल आउटलेट्स जिनके ऊपर ये डिवाइड किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा होगा. इसकी सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर भी एग्जिस्ट करेगा और सबसे ज़्यादा इसकी आप कह सकते हैं कि स्टॉकिंग पॉइंट्स भी एग्जिस्ट करेंगे. देन आपका सी आइटम्स आ जाते हैं जो सबसे ज़्यादा अप्रॉक्सीमेटली 10% सिर्फ सेल जनरेट कर रहे हैं. वो आपके रेस्ट ऑफ द 80% आइटम्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ 10%, अगर 80-20 रूल के हिसाब से देखें, यहाँ पे 80-35 का तकरीबन बनता है, लेकिन स्टिल 80 टॉकिंग अबाउट 80-20 कर्व है तो 80-20 रूल के हिसाब से बात करते हैं. द लास्ट 80% आइटम्स विच आर ओनली जनरेटिंग 20% ऑफ द सेल्स, तो ये वो आइटम्स हैं जो सबसे ज़्यादा कम सेल आउट हो रहे हैं. सो दैट वुड मीन कि इनकी सबसे कम आप कह सकते हैं इनकी सेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूशन होगी रादर देन मेंटेनिंग सो मेनी स्टॉकिंग पॉइंट्स अक्रॉस द योर होल सेल्स रीजन. कि जिस मार्केट को आप सर्व कर रहे हैं, आप ए में बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग पॉइंट्स बना के कस्टमर को इमीडिएटली रिक्वायर्ड और वहाँ पर इन्वेंट्रीज मेंटेन कर रहे हैं, और सी में आप बहुत थोड़ी इन्वेंट्रीज मेंटेन कर रहे हैं. सी में आप इसलिए थोड़ी इन्वेंट्रीज मेंटेन कर रहे हैं कि आप लोग आपने फॉर एग्जाम्पल वो आइटम इतना ज़्यादा एक्सेसिवली डिमांडेड नहीं है, तो इतनी ज़्यादा इन्वेंट्रीज मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है. यू माइट सेंट्रलाइज द डिस्ट्रीब्यूशन. और बी वाले कैटेगरी वो है जिसमें आप कोई दरमियानी पॉलिसी फॉलो कर सकते हैं, समवेयर इन बिटवीन दीज टू. नाउ द पॉइंट इज कि आप Now there is an example, a numerical example, जिस पे हम समझेंगे कि ये 80-20 रूल जो है और ये जो रिलेशनशिप था जिसको मैंने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, उसका एडवांटेज क्या, उसको किस तरह हम अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं. सपोज दैट देर इज़ एन इन्वेंट्री ऑफ 10 आइटम्स की इन्वेंट्री है. 15% ऑफ द आइटम्स, अब जो रिलेशनशिप यहाँ पे बना है दैट इज़ 15% ऑफ द आइटम्स अकाउंट फॉर 80% ऑफ द सेल्स. ये हमें रिलेशनशिप मिल गया. द टोटल सेल्स ऑफ ऑल 10 आइटम्स इज़ 90,000 पर ईयर. अब जो क्वेश्चन है वो ये है कि कितनी इन्वेंट्री मेंटेन करनी है. इफ टर्नओवर इन्वेंट्री ऑफ ए आइटम्स इज 8:1, बी आइटम्स इज 5:1 एंड सी आइटम्स इज 2:1. नाउ सबसे पहले हम ए की बात करते हैं, क्योंकि 15% आइटम्स यूज़ आप कह सकते हैं 80% ऑफ 15% आइटम जनरेट 80% ऑफ द सेल्स वॉल्यूम. टोटल सेल्स का जो वॉल्यूम है उसमें से 15% आइटम जो है वो टोटल 80% जो है वो सेल्स वो जनरेट करते फिर रहे हैं. सो दैट वुड मीन कि वो ए आइटम्स है जिनका इन्वेंट्री रेशियो 8:1 है. सो इसका मतलब है अगर उसी फार्मूले को हम मैनिपुलेट करें तो जो ए कॉन्स्टेंट जो हमने फाइंड आउट करना था, मैंने आपको, आई होप यू रिमेंबर दैट इन द फॉर्मूला देयर वाज अ कांस्टेंट दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट. अ कांस्टेंट इज x into 1 minus y divided by y minus x, where y is cumulative fraction of sales and x is cumulative fraction of items. You need to write that down. Please write these values there. Please write down this formula as well as write down the explanation of these formulas कि क्या है. y है cumulative fraction of sales और x है cumulative fraction of items. Now going back, अब न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं. उसमें से सबसे पहले हमने वो कांस्टेंट ए निकालना है. जो इस केस में कांस्टेंट ए आता है 0.0462.
कीप दैट ऑन वन साइड। अभी अगर 80-20 रूल के हिसाब से हम एक्स और वाई के हिसाब से वो वैल्यूज पुट करके 15% ऑफ द आइटम्स अकाउंट फॉर 80% ऑफ द सेल्स वॉल्यूम, उसको हम रख के यहाँ पे पुट करें और हम ए की वैल्यू निकालें, दैट इज 0.0462। नाउ अगर हम इस टेबल को देखें, ये वो 10 आइटम्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। एक कम्युलेटिव आइटम फ्रैक्शन है। कम्युलेटिव आइटम फ्रैक्शन इज एक्चुअली 1/10। For first item it is 1/10, for second item it is 2/10, for third item it is 3/10, right? These are there. अब हमने क्या करना है, assuming all these columns are empty, हमने सबसे पहले प्रोजेक्टेड सेल्स फ्रैक्शन निकालनी है आइटम नंबर 1 की। उसके बाद हमने प्रोजेक्टेड कम्युलेटिव सेल्स निकालनी है एंड देन मूविंग ऑन। हमने तीन कैटेगरीज हमारे पास मौजूद हैं। आइटम फर्स्ट एंड 2 कैटेगरी ए में आते हैं जिसकी 8:1 का टर्नओवर रेशियो है। तो आइटम नंबर 3, 4, 5 कैटेगरी बी में आते हैं जिसके 5:1 का टर्नओवर रेशियो है। आइटम सी 6 to 10 जो है उसका 2:1 का टर्नओवर रेशियो है। नाउ बेसिकली इफ यू लुक एट दिस, अब आपका ए जो आ गया दैट इज 0.0462 आ गया, राइट। एंड द फर्स्ट आइटम विच इज 1/10, उसकी सेल्स प्रोजेक्ट करने के लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है, वाई इज द कम्युलेटिव सेल्स। रिमेंबर जो वाई, अभी हमने 80-15 रूल के हिसाब से हमने एक्स और वाई पुट कर दिया, हमने उससे ए कांस्टेंट कैलकुलेट कर लिया। जब 80-15 का 80-20 के रूल के लिए यहाँ पे 18-15% वैल्यू, 15% ऑफ द आइटम जनरेट 80% ऑफ द सेल्स। ना उसमें से हमने ए एक्सट्रैक्ट कर लिया। जब हमने ए एक्सट्रैक्ट कर लिया तो हम एक्चुअली वाई प्रेडिक्ट करने के लिए हम एक्स के ऊपर आ जाते हैं। एक्स इज 1/10, यानी कि आइटम रैंक्ड है 1 आउट ऑफ टोटल 10 आइटम्स। तो हम अगर उसको यहाँ पे हम यूज करने लगे तो अगर हम इस फॉर्मूले के अंदर डालें तो 71.6% ऑफ द सेल्स जो है वो ए ने जनरेट करनी है, आइटम नंबर फर्स्ट आइटम ने जनरेट करनी है। अब ये 71.6% ऑफ द सेल्स इज प्रोजेक्टेड कम्युलेटिव सेल्स आउट ऑफ 90,000 ऑफ द टोटल सेल्स जो शुरू में बताई गई हैं, दैट इज 6,444 and 0। अगर हम इसको लेके टर्नओवर रेशियो से निकालें तो द इन्वेंट्री ऑफ दिस आइटम इज एक्सपेक्टेड टू बी 8,055। नाउ लुक एट दिस, ये वो 0.716 कॉलम नंबर 1 में आइटम नंबर लिखा हुआ है। आइटम नंबर 1 के आगे कम्युलेटिव आइटम फ्रैक्शन लिखी हुई है 0.10, 1/10, जैसे 2 के लिए 2/10, 3 के लिए 3/10। प्रोजेक्टेड आइटम सेल 0.716 लिखा हुआ है जो हमने पीछे कैलकुलेट किया, यानी कि ए के बाद हमने वाई कैलकुलेट किया, दैट इज दिस आइटम। उसके थ्रू हमने कैलकुलेट किया दैट इज कि हमने 90% में से कितनी इसकी इन्वेंट्री मेंटेन करनी है, 0.716 into 90,000 दैट इज 6,440। फिर हमने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8:1, दोबारा हमने इसको 8:1 के फॉर्मूले को यूज करते हुए जब हमने उसको मल्टी डिवाइड किया बाय 8 से तो हमारे पास ये लास्ट फिगर आ गई 8055। सो बेसिकली अगर इसी तरह इफ वी कंटिन्यू फॉर ऑल द आइटम्स like this, then we would come to the point जहाँ पे हम लोग अब कह सकते हैं टोटल एक्सपेंस इन द इन्वेंट्री हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज 13,697। With this, I hope you understand the concept. Where I started was today we started our lecture with basically product life cycle was very important in that discussion. Product life cycle is why it is important because जो different products हैं, हम लोगों ने start तो product classification के साथ किया। Product classifications are consumer goods and industrial goods. Consumer goods के अंदर हमने discuss करना शुरू किया convenience goods, shopping goods and specialty goods. Why I was discussing that as well as discussing the product life cycle जहाँ पे introduction, growth, maturity और decline की stages आ जाती हैं, हम लोग इनको इसलिए discuss कर रहे थे। The reason was कि हम लोग उसका बता सकें, my point was कि supply chain strategy अब सबकी एक जैसी नहीं रख सकते। You have to treat different products differently. आपने डिफरेंशिएटेड डिस्ट्रीब्यूशन रखनी है। आप मिक्स स्ट्रेटेजी रखेंगे, आप सेम स्ट्रेटेजी नहीं रख सकते। सेम स्ट्रेटेजी वुड बी वेरी कॉस्टली। जो प्रोडक्ट मार्केट में इतनी ज़्यादा डिमांडेड नहीं है, इधर इंट्रोडक्शन की स्टेज पे या डिक्लाइन की स्टेज पे, वो क्यों इतनी ज़्यादा सप्लाई की जाए। इसका मतलब है आपने अपनी इन्वेंट्री स्ट्रेटेजी और डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी यू हैव टू डिफाइन दोज बेस्ड ऑन द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट दैट एग्जिस्ट इन द मार्केट, वेदर इट इज़ एंड एट द स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल दैट प्रोडक्ट इज़ ऑन। And secondly, you need to define that based on the type of the product that is.
आप स्पेशलिटी गुड्स को आप अगर आप दोनों बना रहे हैं, इफ यू आर प्रोड्यूसिंग शॉपिंग और स्पेशलिटी गुड, आप उसको कन्वीनियंस गुड के साथ नहीं कंपेयर कर सकते। दैट वुड मीन कि आप एक फॉर एग्जांपल एक कार को डिस्ट्रीब्यूट करने की स्ट्रैटेजी एक पेट्रोल को डिस्ट्रीब्यूट करने की स्ट्रैटेजी से नहीं कंपेयर कर सकते। दोनों हालांकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, लेकिन कार इज अ वेरी स्पेशलिटी गुड, या आप शॉपिंग गुड, एंड पेट्रोल और फ्यूल इज अ कन्वीनियंस गुड। तो अब दोनों की डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजीज वुड बी वेरी डिफरेंट। इसी तरह जो कार के अंदर टायर्स लगते हैं, दोज आर समहाउ convenience goods, somewhere in between shopping goods and convenience goods, but the point है कि अगर आपको एक नहीं मिलेगा तो आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, लेकिन that is not possible if you want to buy a Honda, it is not available right now, you go for a Corolla, so Toyota, so that would mean कि अगर आप एक प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो अब ये नहीं कि इमीडिएटली दूसरी प्रोडक्ट की तरफ स्विच कर जाएंगे उन गुड्स की तरफ, शॉपिंग गुड्स में, लेकिन कन्वीनियंस गुड्स में आप बड़े आसानी से स्विच कर देते हैं। सो दैट वुड मीन ये सारी डिस्कशन इसलिए की गई कि सो दैट आई कुड शो यू somehow that जो इन्वेंट्री और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डिफर करती हैं, उनको डिफरेंट तरीके से डिफरेंट प्रोडक्ट्स को अलॉन्ग द लाइफ साइकिल एंड अलॉन्ग द टाइप ऑफ द प्रोडक्ट को डिफरेंटली मैनेज करना पड़ता। सो दैट वुड वहां से हम लोग निकले पेरेटो लॉ की तरफ। पेरेटो लॉ जेनेरिकली सेज कि 20% ऑफ द आइटम्स इन द ओवरऑल प्रोडक्ट लाइन जनरेट्स एक्चुअली 80% ऑफ द सेल्स, और उसका मैंने कहा एक एम्पेरिकल रिलेशनशिप बनता है। मैंने 80-20 का कर्व आप लोगों को दिखाया कि कुछ आइटम्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने उसको आसानी के लिए ABC कैटेगरीज बना ली। वन ऑफ द मेथोडोलॉजीज दैट इज यूज्ड टू डिफाइन योर सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी, कि आप ABC 3 कैटेगरीज में उनको डिवाइड कर दिया। ए वाले वो आइटम्स हैं जो सबसे ज़्यादा सेल्स जनरेट करते हैं, इसका मतलब सबसे ज़्यादा डिमांड किए जाते हैं। बी वाले वो आइटम्स हैं जो समवेयर आर इन इंटरमीडिएट लेवल, और सी वाले वो आइटम्स हैं जो सबसे कम सेल्स जनरेट कर रहे हैं। सो अगर 80-20 के हिसाब से देखा जाए तो 80% आइटम जो सबसे 20% सिर्फ सेल्स जनरेट कर रहे हैं, उनके लिए वो सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी नहीं चाहिए एज कम्पेयर टू द वन जो 20% आइटम्स हैं जो 80% सेल्स जनरेट कर रहे हैं। तो वो 3-4 कैटेगरीज आपके सामने इस वक्त लिस्टेड है। और फिर बेसिकली क्योंकि इन्वेंट्री स्ट्रेटेजी किस लेवल की और किस टाइप की इन्वेंट्री मेंटेन करनी है, उसके लिए एक एम्पेरिकल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। वो एम्पेरिकल रिलेशनशिप इज एक्चुअली y is equal to 1 plus a divided by into x divided by a plus x. अब a is a constant, y is cumulative fraction of sales and x is cumulative fraction of items, कि total items में से कौन से कितना fraction ये item है और total sales में से ये item कितनी sales generate करता है, उसके बेस पे आप a calculate कर लेते हैं generically। अगर आपका 80-20 रूल है या 80-15 के साथ हमने एग्जाम्पल की थी, उस 18-50 के हिसाब से आप a calculate कर लेते हैं। जब a calculate आप कर लेते हैं तो उसके बाद फिर आप एक्चुअल जो आइटम है, जैसे आइटम नंबर 1 है जो 1/10 ऑफ टोटल आइटम्स है, कम्युलेटिव उसकी वो क्या कहते हैं उसकी कम्युलेटिव आइटम फ्रैक्शन है, उसके बेस पे आप कैलकुलेट कर लेते हैं जो एक्सपेक्टेड सेल्स हैं, और एक्सपेक्टेड सेल्स के बेस पे आप निकाल के उसकी इन्वेंट्री भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये कितनी एवरेज इन्वेंट्री इस आइटम के ऊपर कितने लगेगी। इसका मतलब है आप आइटम्स को कैटेगराइज करके उनको रैशनली हर आइटम को उसके हिसाब से डील कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर, इट वॉज एन इंटरेस्टिंग वन। एज आई सेड लास्ट टाइम दैट वी वुड बी गोइंग अ लिटिल फास्टर from now onward so that we can cover most of the topics. In the next lectures we would be, I hope we would be going towards location theory, but we have a topic before that. Okay, let's see. Hope to see you soon. Take care. Allah Hafiz.